नमस्कार। आइए सुनते हैं खुशवंत सिंह की लिखी कहानी नशे की रात के बाद का सवेरा। शादीशुदा आदमी के दो चेहरे होते हैं। पहला जब वे होशो हवाश में होता है और उसका दूसरा चेहरा तब दिखता है जब वे शराब के नशे में धुत होता है। खुशवंत सिंह की कहानी इसी दूसरे पहलू की बात करती है। तो आइए सुनते हैं कहानी। जैसी कहावत है, ये पिछली नशे की रात के बाद का सवेरा था जब मैं पी के औंधा हो रहा था। एक ऐसा अनुभव जो हमेशा याद रहता है और जिसके कारण उसे ये इज्जत हासिल हुई है। लगता था कि जितनी भी शराब मैंने पी है वे सब मेरे भेजे में जम गई है और अब फट पड़ने को उतावली हो रही है। मैं उठने भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। जरा सा हिलूं तो कनपटी की नसें फड़कने लगती हैं और सिर में गहरा तेज दर्द शुरू हो जाता है। इतवार का सवेरा था, इसलिए मैं जब तक चाहे बिस्तर में पड़ा रह सकता था या जब तक मेरी बीवी पड़ा रहने देती। इसलिए मैंने उठने की तकलीफ से दूर रहना और रात के डिनर का जैकेट भी ना उतारने का फैसला किया। फिर भी मेरी ठोड़ी के नीचे उंगली फंसाकर बहुत ही सख्त कॉलर को ढीला किया, उसकी कमान खींचकर नीचे फेंकी और तकिए में चेहरा जमाकर दोबारा सोने की कोशिश की। कुछ ही क्षण में मेरा दिमाग जादुई दरी पर उड़कर पिछली शाम की सुखदाई दुनिया में पहुंच गया। ठंडी हरी घास के मैदान में खड़े पेड़ रंग बिरंगी रोशनी में जल उठे। गर्मी की रात हवा में संगीत की लहरें दौड़ने लगी और शराब के नशे में घूमती फिरती औरतें जरूरत से ज्यादा सुंदर और आकर्षक लगने लगी। यह 5 दंपत्तियों की नाच गाने की पार्टी थी। पुरुष सारे एक दूसरे के मित्र थे, उनकी पत्नियां भी एक दूसरे की मित्र थी। पुरुष ज्यादातर अपने मित्रों से ज्यादा उनकी पत्नियों के प्रशंसक थे। हम ये जानते भी थे, लेकिन ग्रुप के नियमों के अनुसार इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। इसके विपरीत हम में रिवाज यह बन गया था कि पत्नियों की मामूली बातों की भी आलोचना करें और उनके पतियों की प्रशंसा करते नजर आएं। ये गलत बात थी, लेकिन इससे लाभ होता था और हम एक दूसरे के घनिष्ठ बने रहते थे। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि नशा करके रहूंगा। दरअसल मुझे शराब ज़्यादा प्रिय भी नहीं है और यह मुझे स्वादिष्ट भी नहीं लगती, लेकिन हमारे दिल में ज़्यादा पीकर उसे बर्दाश्त कर लेना अच्छे आदमी और मर्द होने का सबूत माना जाता था। मुझे लोकप्रिय होने का गर्व था, मुझे मर्द होने का प्रमाण भी देना जरूरी लगता था, क्योंकि पिछले दिनों इसके बारे में संदेह व्यक्त किए गए थे। इसलिए मैंने बियर की कई बोतलें खाली कर दी और मानता रहा कि ये कोई खास बात नहीं है। हमारे दल की किसी भी पार्टी में गिलास पर गिलास खाली करना मर्दानगी की निशानी माना जाता था और मैं इन मर्दों में भी सबसे ऊपर स्थान पाना चाहता था। इसलिए मैं गिलास खाली करता गया। मैंने शराब भी कई तरह की डाली। जब जरूरत से ज़्यादा बियर मेरे पेट में समा गई, तब उसका असर दिखाई पड़ना शुरू हुआ। मुझे कई दफ़ा पेशाब करने जाना पड़ा। लॉन के हरे भरे बॉर्डर पर बार बार खड़े होने के बाद मैंने खुद अपने से कहा कि बस, अब बहुत हो गया, अब बस कर। बुढ़े, तुझे चढ़ गई है, मैंने अपने से कहा। अब ज़्यादा गधापन मत कर। तू जानता है कि ज़्यादा चढ़ गई तो तू एकदम बेकार हो जाएगा। आधा नशा ही अच्छा नशा होता है। ये चीनी कहावत बड़े काम की है। अब तू वह भी नहीं कर सकेगा। मैं टेबल टेनिस पर लौटा तो दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बस खत्म, तुम तो बड़ी बातें करते थे। कई मेरे ऊपर चढ़ दौड़े तो मैंने और भी पूरी डालनी शुरू कर दी। शराब मेरे ऊपर असर दिखाने लगी थी। लड़कियां हमें संदेह की नज़र से देख रही थी। क्या वे सोच रही थी कि चढ़ गई है? मैंने तय किया कि नहीं चढ़ी है, अब मैं साबित करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं उनकी और बाकी और नशे में धुत लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराया। उनमें से एक दुबला सा पीले पड़े चेहरे का लड़का मेरे गले में बाहें डाले जा रहा था और लोगों से कह रहा था कि हमें गुदगुदाए।
मैंने उससे अपने को छुड़ाया और उसका सिर थपथपाकर यह बताने की कोशिश की कि मैं उसकी हालत समझ रहा हूँ। मैं नाचने की तैयारी करने लगा। 2 कॉन्टिनेंटल वॉल्ज करूँगा और पसीने में सब बह जाएगा। हिलता डुलता मैं फ्लोर पर गया। मेरा पार्टनर कौन था यह याद नहीं था। एक लड़की मुझे बहुत आकर्षक लगने लगी। वे बार बार मुस्कुराती और हंसती जा रही थी और उसके सफ़ेद चमकते दांत चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। वे पीछे की तरफ सिर झटकती और चंद्रमा की तरफ देखकर हंसने लगती। मुझे खतरा सा लगने लगा। मैं उसके गालों पर बड़े गड्ढों में अपनी उंगलियां डालना और मुंह पर जानबूझकर फैलाए बालों को सहलाना चाहता था। यह इच्छा मुझ पर हावी होने लगी, लेकिन मैं इसे रोकने का निश्चय कर चुका था। मैंने अपने होठ काटने शुरू किए और जब तक वे फट ना गए और उनसे खून बहने लगा तब तक काटता रहा। ये मेरे प्रतिरोध का सबूत था। तभी नृत्य समाप्त हो गया और मैं अपने साथियों के पास सही सलामत वापस आ गया। अब मैंने किसी और के साथ ज़्यादा सुरक्षित ढंग से नाचने का विचार किया। अब मैं कसरत के लिए नाचूंगा, मनोरंजन के लिए नहीं। मेरी आंखें उपयुक्त साथी की तलाश में चारों तरफ घूमने लगी। वह सबसे अनुपयुक्त व्यक्ति पर जाकर टिकी। वह खास सुंदर नहीं थी, सिर्फ गोरी और गुलगुली थी। पहले वे काफ़ी पतली थी, लेकिन उसने बदन पर जगह जगह चढ़ते मांस को दबाना स्वीकार नहीं किया। उसके कपड़ों का साइज वही रहा जो उसके कॉलेज के दिनों में था। उन्हीं चुस्त कपड़ों में वे अपने को ठूसने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका मांस था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसकी बल्ब जैसी छातियां छोटी सी कुर्ती के नीचे से उछलती ही रहती थीं। उनकी तरफ से नजरें हटाना आसान नहीं होता था। वे इन पर पड़ती मर्दों की नज़रों को देखती, महसूस करती, सिर नीचे झुकाकर उन्हें ढकने की कोशिश करती थी। उसकी ठोड़ी इन दोनों गोलाइयों के बीच टिक जाती और वे शर्मीली दिखने लगती, जिससे उसके प्रति आकर्षण और भी बढ़ता था। वह कमनीय थी। मैं जानता था कि मुझे उसके साथ नाचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नाचने लगा। मेरी इच्छा शक्ति उसके कोमल और चुंबकीय स्पर्श से प्रभावित होने लगी। अगर मैं खुद उसके स्पर्श से दूर रहने का प्रयत्न करता तो भी उसके शरीर के स्पर्श से बच नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसे ज़्यादा दूर रखना सही नहीं समझा। मैं उसे अपने पास इतना तो ले आया कि उसके नागों से दबकर मेरी गर्दन लगे। मैं पूरी तरह धुंधुआने लगा। जब मैंने पहली दफ़ा नाचना शुरू किया, मित्रों ने चेतावनी दी थी कि नाच हिंद के अनुरूप नहीं है। मैंने उस चेतावनी पर ध्यान दिया था और अपने को कुछ इस तरह बांध लिया था कि हिंदुस्तानी स्वभाव का ये विरोध ज़्यादा व्यक्त ना हो। फिर कई चेतावनियों और अभ्यास के बाद मैंने बालरूम नृत्य की परंपरा के विपरीत दिखाई देते इस नियम को त्याग दिया था। बाद में मुझे अपनी ये गलती महसूस हुई। मैंने बहुत पी रखी थी, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। लेकिन यदि मैं कोई सपना देख रहा होता तो मुझे मालूम है मैं क्या करना चाहता। छोटा सा स्ट्रैप जो उसके वक्ष को कसे हुए था, उसे मैं खोलकर अपनी पैंट की जेब में रख लेता। जैसे ही अपने आप मेरा हाथ इस काल्पनिक वस्तु को जेब में रखने के लिए बढ़ा, अचानक ही मेरा सपना टूट गया। मेरा हाथ किसी मुलायम और रेशमी वस्तु पर पड़ा। यह रुमाल तो हो नहीं सकता था। इसके ऊपर सिलाई और लेस लगी हुई थी। मैंने इसको धीमे से खींचा। रेशमी ब्रेजरी थी। उसे मैंने अपने हाथों में उठा लिया। मैं गलती तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं एकदम परेशान हो गया और माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। मैं क्या नशे में इतना धुत हो गया था? पीवी को पता लगेगा तो वे क्या कहेगी? उसने मुझे चेतावनी दे रखी थी कि वे इस तरह की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मैंने एक गलती करके अपना पारिवारिक जीवन तबाह कर दिया था? उसने कई दफ़ा धमकी भी दी थी, तुम एक बार करोगे तो मैं 100 बार करूंगी। क्या मेरे घर पर उन लोगों का हमला होगा जो मेरे एक स्कोर को 99 से हरा देंगे? नहीं नहीं,
मेरी पत्नी को ये पता नहीं चलना चाहिए। मुझे अपनी बीवी की मुझे पुकारती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने झटपट ये चीज़ अपनी जेब में ठूस ली और नशे में होने का दिखावा करते हुए कराने लगा। अब उठ भी जाओ, उसने जोर से कहा। कल रात तुमने जो किया उसे देखते हुए ये सज़ा सही है। उसे कितना और क्या पता चल गया है ये समझ नहीं पाया, इसलिए मैं फिर कराहा और सिर पकड़कर बाथरूम की तरफ चला। मैं वहाँ अपने रोमांस के सबूत को नष्ट कर दूंगा। उसे जेब से निकाला और टुकड़े किए, फिर उनका गोला सा बनाकर फ्लश में बहा दिया। अब मैं अपनी पत्नी का सामना कर सकता था और जान सकता था कि वे कितना और क्या जानती है। मैंने कल रात काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, मैंने कहा। हाँ और क्या, उसने झटके से कहा। क्या मैंने दुर्व्यवहार किया, मैंने सवाल किया। और क्या, उसने दूसरा वार किया। क्या किया मैंने जानना चाहा। जो तुम हमेशा करते हो नशे में, भुगतना मुझे पड़ता है। और तुम कितनी गुंडागर्दी पर उतर आते हो। मेरी वह कहाँ है जो तुमने जेब में रख ली थी। मेरा सिर दर्द से ऐसा गायब हो गया जैसे किसी ने सिर में कील ठोंक कर उसे निकाल लिया हो। मैं बिस्तर पर फिर लेट गया और अपने अधूरे सपने का अंत देखने लगा, जो एक विवाहित आदमी बिना संकोच के कर सकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।